अच्छा, आज हम दुबई की सीक्रेट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे जिसने इसे बनाया है सुपर रिच और सुपर पावरफुल। दुबई एक बहुत बड़ा आलमी सतह पर एक प्लेयर बन के सामने आया है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इनोवेशन। सिर्फ 50 साल पहले यहाँ पे ऑयल डिस्कवर हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि दुबई इतना रिच हो गया? तो जो है ना, दुबई शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने 32 ईयर्स तक दुबई पर रूल किया है। तो ये सारा क्रेडिट शेख राशिद को जाता है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया दुबई को एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस सिटी में। तो हमारी ग्रोथ और हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ जनरेट करेगी ट्रेड, टूरिज्म और बिजनेस, और ये हमारी फ्यूचर की सक्सेस को ड्राइव करेगी इस अजीम शहर की जिसको दुबई कहते हैं और जिसमें हम रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ना दी थी शेख राशिद ने। अच्छा, तो दुबई दुनिया की नाकाबिले यकीन कौम बन के आया है 21st सेंचुरी की। 35 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है दुबई का, इस कौम ने बनाया है अपने आप को बैरन डेजर्ट से 12th वेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुबई अमीर बना ऑयल की वजह से। असल में ऐसा नहीं है। आज ऑयल से जो पैसा बनता है उनके जीडीपी का वो 1% भी नहीं है। असल में दुबई के पास बहुत ही कम ऑयल के ज़खायर हैं बानिस्बत दूसरे ऐसे मुल्क जिनके पास ऑयल पहले ही लोग समझते हैं कि कम है, जैसा कि वियतनाम। और आज दूसरी ऑयल डेस्टिनेशन जब स्ट्रगल कर रही हैं ग्रोथ के लिए, वहीं ये सिटी बना हुआ है वाकई ही एक बहुत ही अहम फाइनेंशियल बिजनेस हब दुनिया की। 500 से ज्यादा बड़ी कंपनीज, इनमें से 140 कंपनीज जो दुनिया की सबसे बड़ी 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से जो बड़ी 140 यानी 140 जो हैं कंपनीज टोटल आउट ऑफ 500 में से जो 140 बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर इस छोटे से शहर में है जो दुबई है। अब सवाल ये है कि सिर्फ 40 सालों में दुबई कैसे एक बैरन डेजर्ट से बना है दुनिया का अमीर तरीन शहर, और कैसे इन्होंने ये मैनेज किया इस सब को अचीव करने के लिए बगैर ऑयल पर इन्हसार किए। तो सबसे अहम क्या लेसन है हमारे लिए कि जो हम सीख सकते हैं इस आइकॉनिक राइज ऑफ दुबई से? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मिडल ईस्ट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि बहुत से लोग वाकई ही में नहीं जानते कि डिफरेंस बिटवीन यूएई, दुबई एंड अबू धाबी। ये जो है अबू धाबी या दुबई या यूएई, ये मिडल ईस्ट रीजन का हिस्सा है जहां पर ये वाक़ है, जिसे कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई। अब यूएई है क्या? यूएई नथिंग इज लेकिन एक फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स हैं जो है अबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान, उम्मुल क्वैन, अल फुजैरा और रास अल खैमा। ये एमिरेट्स एक तरह से स्टेट्स हैं जो जिस तरह से ये काम करती हैं एक फेडरेशन के साथ। अगरचे आपको क्लियर हो गया है तो चलते हैं हम 1960s के दुबई में। 1960 से पहले यूएई नहीं बना था। दुबई सिर्फ एक फिशिंग टाउन था क्रीक पर जो मिडल ईस्ट के ट्रेड राउट्स पर था। यहाँ पर कुछ ऐसा क्रेजी हुआ 4th of July 1962 को एक ऑयल सिग्नल सेल्स डास आइलैंड से ला रहा है पहली दफा ऑयल कार्गो। असल में 1958 में पहला ऑफशोर कुआं ड्रिल हो गया था शीफ फील्ड में जो कि अबू धाबी में है, और इस फील्ड की पहली शिपमेंट ऑफ क्रूड ऑयल दुनिया की मार्केट के लिए एक्सपोर्ट हुई जो है ना, जो ब्रिटिश सिग्नल सेल था उसके ऊपर। अब 1962 और 1960 में मिडल ईस्टर्न रीजन ने डिस्कवर किया टन्स ऑफ ऑयल अपने नीचे सडनली। अच्छा, उन्हें फील हुआ कि वो प्रैक्टिकली एक गोल्ड माइन पर बैठे हैं, और जैसे ही ऑयल प्राइसिंग शूट हुई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लड हुए इसकी तरफ। तो शहर में अब यहाँ बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि इसमें क्या है? मेरा मतलब कि अगर किसी मुल्क या स्टेट के पास इतने ऑयल रिजर्व्स होंगे तो वो खुद ब खुद ही अमीर और पावरफुल होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें उनका क्या कमाल है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स को देखें तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि यूएई के पास यूएई का नंबर जो है 7th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाले कंट्रीज में आता है। इसके बाद जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है एक्चुअली वो वेनेजुएला में है। और क्या हुआ, वहां इकोनॉमी वहां पे गैर फाल हो गई, और वेनेजुएला के पास आज दुनिया का हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड चल रहा है। ठीक है, लोगों ने जो है ना गार्बेज से खाना शुरू कर दिया, और जो साइकिल वायलेंस और जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वो होना शुरू हो गए। तो ऑयल रिजर्व्स का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर और पावरफुल हैं। असल में अतः कि यूएई के ऑयल को ही देख लें आप। अबू धाबी के पास जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो अबू धाबी कैपिटल है उसके पास 92.2 बिलियन बैरल, और जो दुबई है उसके पास सिर्फ 4 बिलियन बैरल जो है ना ऑयल के रिजर्व है। तो इसका मतलब इनके पास अनफाइनाइट वेल्थ नहीं है।
आप जानते हैं इसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या है, जब दुबई के जो है ना ऑयल मिला तो रूलर ऑफ दुबई थे शेख राशिद। उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। हमें ऑयल मिला है लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। एक हुक्मरान जो बहुत दूर किसी रिमोट एरिया में बैरन डेजर्ट में रहता रहा हो सारी ज़िंदगी, और ये स्टेटमेंट उसके लिए गैर मामूली नहीं था, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर जान लिया था कि उनको कुछ करना है तेल के ख़त्म होने से पहले। और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा किया। और जब वो एक तरफ से पैसा बना रहे थे ऑयल को सेल करके, दूसरी तरफ वो निशानदेही करना शुरू हो गए बहुत अहम स्ट्रेंथ्स ऑफ दुबई जो लेवरेज कर सके बिल्ड करने में एक डाइवर्सिफाई इकोनॉमी। सबसे पहले चीज़ जो मिली वो थी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दुबई की सबसे ज़्यादा अहम 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ दुबई था। अच्छा, ये बहुत ही अहम लोकेशन थी वर्ल्ड ट्रेड के लिए, क्योंकि ये थी बहुत ज़्यादा नज़दीक ईरान और उसकी गल्फ पर्शियन एंट्रेंस के। यकीनी तौर पर ये बहुत अहम था मिडल ईस्ट के ट्रेड के लिए भी, और दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग पॉइंट था अरेबियन गल्फ, इंडियन और सब कॉन्टिनेंट कॉमनवेल्थ नेशन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान और साथ डाउन वेस्ट भी करीब था, यानी अफ्रीका के। तो प्रैक्टिकली दुबई स्ट्रेटेजिकली इसको दुनिया को अनपैरल एक्सेस देना था, तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, दोनों बजरिया सी और एयर इसने रसाई दी 1 बिलियन लोगों को। इस वक्त ये वजह थी कि शेख ने लिया सुपर बॉल प्रोजेक्ट जो कहलाता है जबल अली पोर्ट, जिसने ऑपरेट करना शुरू किया था 1970s में। और दुबई ने लिया बहुत हैवी लोन एक पहला गहरा शैलो वाटर कैरीड आउट ड्रेजिंग के लिए, यानी रेत को दुबई क्रीक से निकालकर बनाया शुरू किया पहला डीप वाटर पोर्ट 1976 में। तो ये पोर्ट दुबई ऑयल शिपिंग और उससे अहम एक शानदार शिपिंग फैसिलिटी बनाना था दुबई, ताकि ऑफर कर सके दुनिया को बेहतरीन शिपिंग सर्विसेज, दुनिया के वैल्यूएबल शिप्स को दुनिया भर में। आज जबल अली पोर्ट मुहैया करता है बहुत सारी लॉजिस्टिकल सर्विस, जनरल मैरीटाइम फ्रीज, इसके साथ साथ पोर्ट मुहैया करता है कूलिंग सर्विसेज, एडवांस स्टोरेज और कूलिंग फैसिलिटीज, और इसके साथ ही कवर करता है 10,000 स्क्वायर मीटर। और ये फैसिलिटीज मदद करती हैं शिपमेंट्स को जिनमें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको चाहिए होती है स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। जैसा कि आज जबल अली पोर्ट 9th बिजिएस्ट पोर्ट है दुनिया भर में और हैंडल करता है 10% दुनिया का कंटेनर ट्रैफिक, जो कि है 14 मिलियन कंटेनर्स हैंडल करता है हर साल। इसके नतीजे में ऑयल जब 1% कंट्रीब्यूट कर रहा था दुबई की जीडीपी में, वहीं 2018 में मैरीटाइम इंडस्ट्रीज ने अकेला 7% कंट्रीब्यूट किया दुबई की जीडीपी में। तो अब सवाल यह है कि जो जीडीपी में इसके साथ शेख ने बनाया दूसरा एसेट इकोनॉमी के लिए, तो मतलब ये 7% हो गया। बाकी अब दुबई कैसे पैसे बना रहा था, तो फ्री जोन, दुबई फ्री जोन खासतौर पर एक जगह मुख्तस की गई होती है जहां कंपनीज दुनिया भर से अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए खास सहूलतों के साथ आती हैं। अच्छा, ये इनमें से कुछ 4 ऐसी सहूलतें हैं जो दुनिया भर में कोई भी फ्री जोन आपको ऑफर नहीं करता। अच्छा, ये 4 हैरान कौन इंसेंटिव्स जो हैं वो क्या हैं जो कहीं भी नहीं मिलते। तो उनमें है 100% फॉरेन ऑनरशिप, आपको किसी जो है ना कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना। दूसरा है 100% जो है ना आपका कैपिटल और जो प्रॉफिट है जो आप अपना 100% अपने मुल्क को भेज सकते हैं वो आपका ही होगा। अच्छा, उसके बाद है थर्ड 100% इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स एग्जेम्पशन। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन और कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों की उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगता। अब इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर उन्होंने किया कि आप अपनी कंपनी सेटअप करें और अपना प्रॉफिट अपने पास रखें। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि दुबई पैसे कैसे बनाएगा जब सारा कुछ तो वो लोगों को वापस दे देगा, तो दुबई फ्री जोन से पैसे नहीं कमाएगा। दुबई ने ये सब 3 अहम रीजंस की वजह से किया। पहला है डी रिस्किंग, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा है टू क्रिएट इरिवर्सिबल ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम, जो दुबई पैसे नहीं बना सकता ना कल ना ही परसों, लेकिन 10 और 20 सालों में जो है ना डाउन द लाइन। इस सब को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस को जरूरत होती है एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम की। इसके साथ इसको चाहिए होता है सपोर्टिंग एंटिटीज अपने कारोबार को ऑपरेट करने के लिए, और इन एंटिटीज के बगैर एक कंपनी या एक बिजनेस अकेला नहीं चल सकता।
अच्छा बिल्कुल भी। एक सादा मिसाल उबर की हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। उबर को अपनी सर्विसेज चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए इंटरनेट प्रोवाइडर जो इसको 4G एक्सेस देगा और एक अच्छे प्राइस पे, तभी आप एक राइड बुक कर सकते हैं रोड पर खुद खड़े, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा एंड्रॉयड का मैन्युफैक्चरर या iOS का मैन्युफैक्चरर जो फोन बना सकता हो और उसकी जो प्रोसेसिंग एबिलिटी हो इन एप्स को चलाने के लिए, और इसके साथ इनको काफी अफोर्डेबल भी बनाना होगा ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए, ताकि वो दोनों इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आपको चाहिए होगा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और बैंक्स जो बना सकें अफोर्डेबल ड्राइवर के लिए कार्स को बाय करना, और आखिर बार आपको गूगल मैप API इस्तेमाल करना होंगे ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए। और जब आप इन एंटिटीज को एक साथ रखें तो ये बनता है इकोसिस्टम। उबर के लिए असल में बिजनेस चलाने के लिए एक दफा जब उन्होंने इकोसिस्टम बना लिया ना, तो जब इकोसिस्टम उन्होंने इस इकोसिस्टम के साथ बैठ के अपना बिजनेस बना लिया, तो वो कभी भी वो मार्केट नहीं छोड़ेगा जब तक वो कंपनी मर ना जाए। अगर वो चले भी जाएं तो कोई और आकर उनकी जगह रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर असल एसेट उबर नहीं है, असल एसेट है आपका जो इकोसिस्टम जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो वो मैनेज किया है बिजनेस को चलाने के लिए। असल में इन एंटिटीज को अकेले चलाने के लिए बगैर किसी इकोसिस्टम के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो दुबई में टैक्स और रेगुलेशंस बनाए गए बहुत आसान। कुछ बहुत ही जो है ना रेप्यूटेड टेक कंपनियों ने अपने स्टार्टअप यहाँ सेटअप किए, जिनमें से जो है ना मतलब लिटिल सिटी ऑफ दुबई, इनके पास तकरीबन 10,000 से ज्यादा इंक्लूडेड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनमें फिनटेक, फूड टेक, मेडटेक, पूरी दुनिया से इतने शानदार जो है ना स्टार्टअप्स और कंपनी है इस छोटे से शहर के पास, जो इतना छोटा सा है के पास है। यही वजह है कि दुबई बना दुनिया का सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम दुनिया के बेहतरीन टैलेंट के साथ। अब वर्ल्ड क्लास कंपनीज और सबसे अहम कटिंग एज स्टार्टअप जो बना रहे हैं इन रिवर्सेबल इररिप्लेसेबल इकोसिस्टम। 10 सालों के बाद दुबई अगर इनसे 5 या 10% टैक्स लगाता है तो ये लोग बहुत खुशी से अदा करेंगे और दुबई को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसके नतीजे में ऑयल के बाद दुबई टैक्स लगा के पैसे कमाएगा और इस तरीके से दुबई अपने आप को डी रिस्क करेगा। ऑयल खत्म होने की सूरत में यहाँ पर दुबई का सबसे अहम पहलू आता है जो है दुबई की टूरिज्म। अब कहानी को मुख्तसर करते हुए, दुबई दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए अगर आप दुबई को वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो दुबई सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है 2 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन से, और इसी तरह 8 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है बाकी 5 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन से, जो है तकरीबन दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन। अच्छा, ये फ्लाइट्स आती हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन से दुनिया भर में। इसमें यूरोप, सिंगापुर, चाइना, इंडोनेशिया और हत्ता के अफ्रीका, और दूसरी साइड पर जो डेस्टिनेशन नजदीक नहीं है जैसे कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के जो परफेक्ट लेओवर स्पॉट्स फॉर प्लेन्स हैं उसके लिए जो इन जगहों में से जा रहे हैं दूसरी जगहों के लिए मतलब अच्छे हैं। अब बड़ा मसला दुबई का है, दुबई का इमेज। अब अगर दुबई इनको रेत के ऊंचे नीचे टेले दिखाता तो ये कभी भी एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बनता। तो दुबई ने टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा काम किया कि दुबई ने सिर्फ 16.73 मिलियन टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे 2019 में। ये एक्सपो से पहले की फिगर्स हैं, और इन्होंने बहुत से एवेन्यूज बनाए हैं खर्च करने के लिए, जैसे होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क, एक्वावेंचर पार्क्स, अंडर वाटर जू और हत्ता के स्की लूप्स। तो जी हाँ, इन्होंने स्की लूप्स बनाए हैं 6000 टन बर्फ के साथ बहुत ज्यादा गर्म रेत वाले इलाके में। इसके नतीजे में टोटल इंटरनेशनल ओवरनाइट विजिटर्स का जो खर्च है 2018 में दुबई का 30.82 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब की जो होली टूरिस्ट इंडस्ट्री है, मक्का मदीना, बैंकॉक, सिंगापुर और हत्ता के लंदन से भी ज्यादा है। इसके नतीजे में दुबई की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसने कंट्रीब्यूट किया है 2019 में 11.5% दुबई की GDP में। इस तरह दुबई ने डाइवर्सिफाई किया अपनी ऑयल इनकम को टूरिज्म, बिजनेस इको सिस्टम और मैरीटाइम ट्रेड के साथ, और आज ये अपना बिजनेस इकोसिस्टम मैरीटाइम ट्रेड बनाने के लिए इरिवर्सिबल, इररिप्लेसेबल। अब मंजरनामा मतलब अपना इमेज दिखाने के लिए कंपनीज को, दुनिया की दूसरी कंपनीज को, और सबसे अहम पावरफुल ट्रेडिंग मुल्क बनाने के लिए। और अब इसमें जो है ना हमारे लिए सबक क्या है सीखने के लिए, ये मैटर नहीं करता कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, जब तक आप इनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे ये कभी भी आपके लिए दौलत नहीं बनाएंगे। जैसा कि हमने देखा वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर थे, लेकिन वो कोलैप्स कर गया, जबकि दुबई ने इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। डाइवर्सिफिकेशन अपने रिसोर्सेज की एक बहुत ही पेचीदा होती है। अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए और एक
सिंगल एसेट आपकी मदद नहीं कर सकता सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो ये थी दुबई की सीक्रेट स्ट्रेटजी, उसको जिसने सुपर रिच और सुपर पावरफुल बनाया।